बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के कंडक्ट पर बड़ी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए, मगर वो इसके रास्ते में रोड़े क्यों अटका रहे हैं। आरिफ अलवी साहब अपनी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इजलास बुलाएँ या ना बुलाएँ, समरी पर दस्तखत करें ना करें, इजलास तो बहरहाल ज़रूर हो जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब में मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने जा रही हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की जारहाना पॉलिसी होगी और जारहाना पॉलिसी अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी और डेवलपमेंट के हवाले से भी हो सकती है। तीसरी तरफ मुल्क के अंदर अगरचे ये लग रहा था कि कोई सियासी बहरान बढ़ेगा, धांधली के ख़िलाफ़ शिकायत के नतीजे में और एहतजाज होगा, लेकिन अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। क्या वाकई हालात साजगार हो रहे हैं? इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तजियाकार जनाब मोहसन बेग साहब, जबकि सीनियर साफ़ी तजियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। इस वक्त सदर पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, कहा जा रहा है कि वो शायद इजलास नहीं बुलाना चाहते, उनके पास समरी भी चली गई, ना उस पर वो दस्तखत कर रहे हैं ना उसको मुस्तरद कर रहे हैं। एक नई महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं सदर मुमलिकत के इकदाम, नतीजा क्या निकलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस पर्टिकुलर केस में वो एक फॉर्मेलिटी है के अंदर 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन होता है जो कि हो चुका है, और जितने लोग इलेक्टेड हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं, जिनको किया गया है, सीट्स एलोकेट हो गई हैं, कुछ में जो फैसले नहीं हुए उनकी वजूहात है, हम सबको पता है, और उसके 1 हफ्ते के अंदर असेंबली का इजलास बुलाना होता है। इसका मतलब यह है कि सदर मुमलिकत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो बुलाएं या ना बुलाएं, ये मैंडेटरी है, इसलिए स्पीकर बुला लेगा और वो इजलास भी हो जाएगा और सदर मुमलिकत साहब जो है उसे मुअत्तल हो जाएंगे। वो कर क्यों रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत का जो दौर गुजरा है, इनकी और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग के गैप रहे जब से इमरान खान साहब हुकूमत से अलहदा हुए हैं, क्योंकि वो कोशिश उन्होंने यही किया है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके तल्लुकात रहें और उन कई मामला फैसिलिटेट भी किया है, बल्कि उनको स्पेस दिया है। कभी छुट्टी पे चले गए, कभी उम्रे पे चले गए, कभी उन्होंने गलती करके कुछ 3-4 दिन बाद जब इम्प्लीमेंट हो गया एक दिया, तो ये सारी हमारे पास सामने एक लेगेसी आ रही है। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर सदर मुमलिकत के खिलाफ जो कैंपेन चली और जो उनको आड़े हाथों लिया गया है, वो इसी ही बैकग्राउंड के साथ किया गया है कि उनका ख्याल था तहरीक इंसाफ के अंदर तो ये बात बिल्कुल ज़हन रच बस गई है। मैं अभी इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के अमूमी जो हैं वो जो सामने जी बात कर रहा हूँ, मादी शकूक व शुबात, दोगलापन, ये सारी जो है एक तानाज़नी हुई है। मेरी खुद उनसे 3-4 महीने पहले एक मुलाकात हुई थी, उसमें ये चीज़ तो डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई थी जो मेरा ख्याल था कि वो कोई मामला फहमी के सिलसिले में था कि इमरान खान साहब की और किसी तरीके से ये जो एक हमारा बहुत बड़ी टेंशन है या ये टर्माइल आया हुआ है, तो सियासी पार्टियों में वो कोई एक रोल अदा कर सके। तो तब भी मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो इस बात में फंसे हुए हैं, क्यों कहते हैं कि आप जब विकेट के दोनों तरफ ये तस्वर किया जाए कि खेल रहे हैं तो सूरत मुश्किल होगी। अब चूंकि आखिरी बात यह है कि रिटायर हो गए, अब वो आ रहे हैं, तो यही पसंद फरमाएंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई एक ऐसा आखिरी काम करके वो वापस आए कि एक नाम अच्छा कमाएं और उनको तालीम बच जाए, मगर तहरीक इंसाफ के अंदर ये ना हो कि इस सारे के बाद इस सदारत में इज़्ज़त सादात भी गई, ये उनकी आखिरत ना बन जाए। ठीक है मोहसन बेग साहब, सदर मुमलिकत का ओहदा बड़ा एक अहम ओहदा है मुल्क के सरबराहानी तौर पर। उनकी तरफ से अगर इस किस्म की सियासत की जाएगी कि वो असम्बली का इजलास ना बुलाएं, ठीक है वो पार्टी के अंदर तो पजीराई हासिल कर लेंगे, लेकिन सदर के ओहदे की इस लिहाज से अब क्या समझते हैं? क्या
इज्जत रह जाएगी कि सदर महाज राई का हिस्सा बन जाए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली तो बदकिस्मती समझ लीजिए हमारे मुल्क की कि बड़े बड़े ओहदे जो हैं उनकी इतनी बेतौकीरी हो रही है इस मुल्क में। चेयर्स और ओहदे बहुत बड़े हैं, लोग बड़े छोटे उस पर आके बैठ जाते हैं। इन्होंने तो खैर पहले भी बहुत मार्के किए हैं और बहैसियत शख्सियत के मैं समझता हूँ इनका कंडक्ट कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो अभी भी ये जो कर रहे हैं इनको कानूनन और लॉ के तहत तो बुलाना ही पड़ेगा इजलास। अगर कोई सेंस परवेल कर जाए और ये शख्स उस जिस ओहदे पे बैठा है उसकी कुछ थोड़ी सी इज्जत रख ले तो काम तो इन्होंने पहले भी जिस तरह ओथ नहीं लिए और जो कुछ ये करते रहे। तो मैं बता रहा हूँ कि ओहदे तो यहाँ बेमानी हो गए हैं और कोई उन चेयर्स की उन ओहदों की इज्जत उस तरीके से नहीं रही। आई डोंट नो ये माशरा कब बेहतर अंदाज में चलेगा और कैसे लोग आगे आएंगे। जो अभी आप असम्बलियों में भी देख लीजिए जिस तरीके के हल्लड़बाजी हो रही है और जो नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो कैसे सुधार आएगा। मलिक साहब मैं तो बड़ा ही नाउम्मीद हूँ ऐसे लोगों को जब ये ऊपर आके बड़े ओहदों पे बैठते हैं। मैं इनकी भी और बाकी ओहदों की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आप ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए किन किन ओहदों पे कैसे कैसे लोग बैठे हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है और इस अवाम की है जो ऐसे लोगों को इलेक्ट भी कर लेते हैं, सेलेक्ट भी कर लेते हैं। अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है जो मोहसिन बेग साहब ने कहा कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इस कदर छोटे फैसले अगर करेंगे, ठीक है मुल्क के अंदर सियासी जमातें महाजराई करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी भी करती हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं आरिफ अलवी साहब का किरदार, आरिफ अलवी साहब आइनी तौर पे मुल्क के सरबराह हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगरचे वो PTI के हमायत याफ्ता हैं, लेकिन सदर बनने के बाद उनको आइनी किरदार अदा करना है। लेकिन वही अगर मुल्क के अंदर जो है हुकूमत, जो आने वाली हुकूमत है उसके रास्ते में रोड़े अटकाएँगे, महाजराई को और जो है वो तकवीत मिलेगी, इसके नतीजे में आम आदमी का नुकसान होगा। सदर तो बस अब जाने वाले हैं। मैं इन प्रिंसिपल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि महाजराई नहीं होनी चाहिए। जो भी जिस ओहदे पे बैठा हुआ है बुनियादी मकसद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक काम किया जाए। लेकिन क्या आइनी ओहदे पे सिर्फ सदर मुमलिकत बैठे हुए? गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो जिस आइनी ओहदे पे बैठा हुआ था, क्या उसका किरदार आइन और कानून के मुताबिक था? क्या मोहसिन नकवी है 1 साल आइन और कानून के मुताबिक इस ओहदे के ऊपर रहे, फिर उनको अब जो है चेयरमैन PCB भी बना दिया गया? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक 1 साल चली, निगरान हुकूमत? तो आप ये नहीं हो सकता कि एक चीज को आइसोलेशन में उठा लें और उसके ऊपर बात करें। इस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क में हो रहा क्या 2 साल से। मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक क्या कुछ होता रहा? क्या ये जो इंतखाबात हैं उसमें आइन और कानून कहता है कि इस तरीके से इंतखाबात करवाए जाएंगे? जिस वक्त आपको याद है कि रात को रिजल्ट्स आ रहे थे तो मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैंने हुक्म दे दिया कि 1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। आज कितने दिन हो गए, अभी तक सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है। तो इशू ये है कि आइन और कानून पिक एंड चूज होता है हर जगह पे, और ये वो बुनियादी तौर पे जो एक तरह से आप जब एक काम शुरू करते हैं, एक जगह पे आप एक जगह आइन तोड़ते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर उसके तसलसल में मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। तो मैं भी उसी तसलसल में इसको देख रहा हूँ। बाकी देखिए एक उनकी लिमिट है, उस हद तक वो रोक सकते हैं, उसके बाद तो वैसे ही इजलास बुला लिया जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन रिजर्व सीट्स नहीं दे रहा या उसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर रहा, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है? वो क्यों नहीं आ रहा फैसला? इसी तरह पंजाब में एक नामुकम्मल असेंबली से कैसे आपने लोगों को मुंतखब करवा लिया, स्पीकर भी आ गया, दूसरी शख्सियात भी सामने आ रही हैं। तो ये वो इशू है बहुत सारे। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, पर बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2 सालों से हम इसी किस्म के हालात दें। हफीजुल्लाह सब जो ये नामुकम्मल असम्बली की बात की जाती है, एक इस पर आपका कमेंट मैं चाहूँगा कि जी हमें तो नशिस्तें नहीं मिली, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल भी हो गए, उसके बावजूद हमें नशिस्तें मखसूस जो है वो दी नहीं जा रही। माजी में जबकि ऐसा होता रहा है कि फ़हरिस्त दिए बगैर या फ़हरिस्त के बाद भी उसमें तरामीम होती रही हैं। दूसरा, जिस किस्म का अभी जो शोर मचा है सोशल मीडिया के ऊपर कि अमरीकी बाज़ रहनुमाओं की तरफ से, बाज़ सेनेटर्स की तरफ से पाकिस्तान को ख़त लिखना या पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की बातें, क्या ये सपोर्ट अमेरिका से या अमेरिका जो उस वक्त वहाँ पे अहदेदार हैं उनसे
PTI हासिल कर पाएगी? देखिए जी, पहले तो खैर मेरे ख्याल में नशिस्तों की बात हो जाए। नशिस्तों के बारे में अब एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अभी तक उन्होंने ना नहीं की और ये उनके पास इख्तियार है। और ये जो कानूनी मुशकाफी हैं, मुझे उससे कुछ ज़्यादा नहीं पता कि जो अपने उनके इलेक्शन जो एक्ट के बाय लॉज हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ आया हुआ है कि अभी तक उस पर वो बैठे हैं और उसको रिजेक्ट नहीं किया और ना एक्सेप्ट किया है। अब नामुकम्मल तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका ताल्लुक जो है कि हाउस नामुकम्मल है कि एक पार्टी को नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है जब शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ है तो PTI इस्तीफे दे चुकी थी असम्बली से। हाउस तो बिल्कुल ही नामुकम्मल था उस वक्त। एक इतनी बड़ी पार्टी जो है एंड ब्लॉक कोई 125-150 इस्तीफे दे चुकी थी। अभी तो कोई 35-40 सीट्स ही है ना जो शॉर्ट है, जो कि नामुकम्मल है। बाकी ये अमेरिका के जो आहबिका है, ये तो मलिक साहब बड़ी एक नेचुरल बात है। एक पूरी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप डिस्टेबलाइज करेंगे किसी चीज़ को, आप जो है अदम इस्तेकाम लाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम लाएंगे, तो अमेरिका उसमें दामे दुर्मे सुख ने पूरा हिस्सा डालता है। उसकी मैं खुद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ जो 70s के अंदर है बताता हूँ कि भाई किस तरीके से हम भुट्टो साहब के खिलाफ स्ट्रीट फाइट कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जब इससे पहले तो मैंने तो एक अपने कॉलम में लिखा था। ये जंग में मेरे 3.5 साल कॉलम बंद रहा और इमरान खान साहब के पूरे दौर में। और जब ये अप्रैल 2022 में दोबारा मुझे जंग ने इजाजत दी कि मैं अपना कॉलम लिख सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद, तो मेरा पहला दूसरा कॉलम यही था कि मैं वो शख्स जो ये मानने पर तैयार हूँ कि आपकी हुकूमत को हटाने में अमरीकी मुलव्वस थी, क्योंकि हर हुकूमत के जोड़ तोड़ में पाकिस्तान में अमेरिका का हाथ होता है। लेकिन आपको भी ये सच बोलना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को हटाने में अमरीकी सारी मुलव्वस थी। उसकी रीजन थी, नवाज शरीफ साहब जब ये तय की है तो उसकी अमरीकन साजिश चाहे 99 की बात कर लें या 2017-18 की बात कर लें, इसकी तय जो था वो बहुत बड़ी वजह नज़ार थी जो इमरान खान साहब से उन्होंने के मुबारक हाथों से इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की किस्मत को उन्होंने उसको खून किया और उसको बंद करवा के गए और ऐलान किया आते दाऊद के थ्रू, ये जो सारे अमेरिका के मोरे बैठे थे वहां पर अमरीकी, अब अमरीकी जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं तो डोनाल्ड लूक वाला हिस्सा भी समझता हूँ कि वो प्लांटेड था कि वहां से जो साजिश शुरू हुई है और इमरान खान साहब कुछ IMF को खाता है और इन बिटवीन जो कुछ हो रहा है, मैं कहता हूँ कि हर लम्हा और हर जगह पे अमेरिका का जो कदम है वो आपको नजर आएगा, मुलव्वस आता है कि ये पाकिस्तान की 70 साल 7 जनवरी 1951 से जब से पाकिस्तान आर्मी वजूद में आई है, अयूब खान जनरल बने, आज तक ये पहले आर्मी चीफ है जो अमेरिकन असर सूख में नहीं है। ये मुझे नहीं है फौजी चीज़ों को पता, लेकिन मैं ये जो चीज़ है इसका जो अंदाज़ा कर सकता हूँ या जो तजिया कर सकता हूँ ये बता सकता हूँ। और ये बात इसलिए इसको रुकवाने में जहाँ बाजवा साहब ने और इमरान खान साहब ने जो कुछ कर सकते थे किया। आपको पता है इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया इनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। आप इससे तो उसमें मुझे कोई इसमें शुबा नहीं है कि अमेरिकन हाथ तब भी मुलव्वस होगा आसिम मुनीर साहब के अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। तो ये अमेरिकन जो है वो खत भी लिखे करेंगे, लेकिन ये सही हासिल होगी क्योंकि चीन का जो 3-4 दिन पहले बयान आया है वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट अहम है। उन्होंने कहा जी हम आने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं और इन सो मेनी वर्ड्स हम इंतजार कर रहे हैं कि हम उनका मिल बैठ के काम शुरू करें। और बाकायदा उनके ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस के तर्जमान का एक बयान आया, फिर उसको एम्पलीफाई किया गया, उसको फैलाया गया, उभारा गया। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो है वो पूरा जोर लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने में। यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मोहसिन बेग साहब, आप पाक अमेरिका रिलेशन के हवाले से आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है।
अगरचे अमेरिका की हुकूमत ये कह चुकी है कि हम आने वाली हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं, कोई बड़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कोशिशें की गई उन पर कोई उनको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन बाद ऐसे ख़त वायरल किए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमरीकी अहदेदार जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। दूसरी तरफ एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है गोया इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनमें उनको जो सज़ा हो चुकी है उसकी अपीलें तो लगनी हैं, लेकिन एक तासर पैदा किया जा रहा है कि शायद मामलात कोई इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ जा रहे हैं, PTI के मामलात सेटल हो रहे हैं, ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसके नतीजे में उनका कारकुन जो है वो मोटिवेटेड रहे। आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? अच्छा मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि अमेरिकन जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं डिफरेंट मुल्कों में, या उनका जो इंटरेस्ट है उसको किस तरीके से वॉच करते हैं, पाकिस्तान में जितनी थ्योरीज अमेरिका के बारे में बयान की जाती हैं उतनी है नहीं, और वो इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है कि वो ये सारा काम जो मैं सुन रहा हूँ वो अमेरिकन करवा सकें। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नीड टू नो बेसिस पे अगर कोई हमारे मुल्क के मफाद में कोई चीज़ हो तो वो डेफिनेटली अमेरिका से नेचुरली एक हम अलाइंस रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि अमेरिका के साथ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के भी और पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशनशिप हों और होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो हमारी है वो मार्केट वो अमेरिका है। और कोई भी ऐसी काम जो हम तल्लकात को ख़राब करें, जैसा कि इमरान खान साहब ने साइफ़र के ऊपर एक खेल खेला और बाद में खुद ही उसको थूक के चाटा, तो ऐसी सूरत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि ये भी उन्होंने करवाया वो भी उन्होंने करवाया, मैं ये नहीं समझता। मैं पढ़ा वहाँ हूँ, मैं बहुत अरसा वहाँ रहा हूँ, तो आई नो हाउ दे ऑपरेट। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, खान साहब डेस्परेट है कि वो किसी तरीके से वो वापस वो बहारें लौट आएँ जो उन्होंने लूटी, और मकसद ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनको ये अदारक नहीं है कि ये मुल्क जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, या उनकी विजन नहीं है। वो वैसे भी उन लोगों पे इन्हिसार करते हैं जो अल्लाह माशाअल्लाह जिनमें अकल दूर दूर से नहीं होती, और फिर आप अगर किसी के अंदर पॉलिटिशियन लीडरशिप इंजेक्ट करें या उसको सिखाने की कोशिश करें या उसको लीडर बना लें, तो फिर वैसे ही इमरान खान निकलता है और कुछ और निकलते हैं जो आजकल भी मार्केट में मटेरियल आपको नज़र आता है। तो मकसद ये है कि अगर ये कौम और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और ये हमारी लीडरशिप जो है सियासी जो हुकूमत बनने वाली है, देखें क्राइसिस बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, और इसमें जो 25-26 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल है वो इन सियासी छोटी छोटी बातों से या लेटर लिखवा के या अपनी जो है वो साजिश करके और दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से, और या इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा उनके साथ मिल के उनके लिए कोई काम करे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। आपको नई गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये जो माशी क्राइसिस है इसमें से कौम को निकालें, बिजनेसमैनों को दूसरी सहूलत दें, कारोबार चलना चाहिए। स्टैंड स्टिल पे है हम लोग इस वक्त पिछले 6 माह से, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनवाई गई और जिन लोगों को पिक एंड चूज करके लाया गया, आप देखिए 6 महीने में उन्होंने कोई काम नहीं किया, इवन इलेक्शन के लिए कुछ नहीं किया। तो मकसद ये है कि सिर्फ अपने ऐसे लोगों को चूज कर लें जिनका कोई अल्लाह माशाल्लाह पता नहीं, बैकग्राउंड नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ ये कि शायद पसंद आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, या उनकी वो जो सर्विसेज पसंद आ जाती हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुल्क है और न्यूक्लियर स्टेट है, इसको इजी ना लिया जाए। और जो लोग फैसला करने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि आज से 50 साल बाद हम इस मुल्क को कहाँ लेके जाएंगे, और जिस किस्म की बंदरबाद ओहदों की होती है, ये जुल्म है इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ। आप देखिए कैसी कैसी इलेक्टेड लोग, पढ़े लिखे लोग, और जिस तरह की ये गुफ्तगू और एक्शन है जो इनके, ये कौम तो हंसती है और दुनिया को तो हंसना है हम पे। अगर अमेरिका से कोई लेटर लिखता है तो वो हंसने वाली बात है, अमेरिका का क्या काम है, या वहाँ का कोई सेनेटर या कांग्रेसमैन लेटर लिखे, उसकी क्या जरूरत है कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट, एक सॉवरेन कंट्री को लेटर लिखे। लेकिन वो हमारी वीकनेसेस हैं। बिल्कुल ठीक। वो IMF को लेटर लिख रहे हैं कि जी रोको, बताइए आप खुदा का खौफ खाएं, ये शख्स बदकिस्मती से इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो मकसद ये है कि इसमें गलतियां सबकी हैं,
मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा, इसमें अवाम का भी कसूर है। अगर वो किसी को इलेक्ट करके भिजवा रहे हैं तो फिर भुगतें। मकसद ये है कि ये वोट इतना कीमती होता है, लेकिन लोग आई डोंट नो किस बेस पे किसको किस तरीके से वोटिंग करते हैं, और फिर अगले दिन जाके गिला भी करते हैं कि हमारा बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा रोज़गार, हमारी जॉब्स और ये जो महंगाई है। तो देखने की बात है, सोचने की बात है मलिक साहब, ये मुल्क आज से 10, 20, 50 साल बाद कहाँ खड़ा होगा और ये कौम कहाँ खड़ी होगी। मैं तो बहुत मायूस हूँ, साफ बात है। अतर काज़मी साहब, अगर मुफाहमत की बात की जाए, अगर पीटीआई ये समझे कि 9 मई का जो उनके मुश्किल उनके लिए सूरत पैदा कर चुका है, जो 9 मई का वाक़या है, तो पीटीआई को तो आगे बढ़ना चाहिए था। अली मीन गंडापुर सब के बाद पंजाब में मियां असलम इकबाल दोनों 9 मई के हवाले से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को गिले शिकवे हैं कि ये दोनों लीड करते रहे, दोनों की तकारीर मौजूद हैं। पीटीआई क्यों ऐसी महाजराई की तरफ मज़ीद बढ़ना चाहती है, उन लोगों को नॉमिनेट करती है जिनके हवाले से शदीद जो है खदशात हैं इस्टेब्लिशमेंट को और उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सियासी जमात हैं उनके जो लोग जीत के हैं, ये उन्होंने फैसला करना। अब ये तारिक फातमी साहब, अलमारूफ तारिक फातमी, अलमारूफ डॉन लीक्स, वो पिछली हुकूमत में क्या थे, वो ये वही तारिक फातमी है ना। और आपको पता है जो डॉन लीक्स हुआ था यहाँ पे, उसके हवाले से किसके तहफ़्फ़ुज़ात थे और क्या कुछ हुआ, तो वो सारा वो भी फिर हमने देखा कि वही किरदार सामने आया। ये सियासी जमातों के फैसले होते हैं। और दूसरी बात ये है कि बदकिस्मत जो ये वाक़या 9 मई का काबिल मुज़म्मत वाक़या हुआ, उसमें जो मुलविस लोग हैं उनको सजाएं देनी चाहिए हर हालत में। लेकिन इसमें इशू ये हुआ मलिक साहब के नून लीग ने इसके ऊपर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की और इसको सियासत के साथ जोड़ दिया, इसलिए कि और कुछ दिखाने के लिए था नहीं। अब फिर हुआ ये कि जिनके ऊपर 9 मई का इल्जाम है, अवाम ने तो उनको दोबारा इलेक्ट कर दिया। तो आप बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जो 9 मई में मुलविस हैं, खुदा ना खास्ता अवाम कहती है कि जी हम तो इस बयानिए को मानते ही नहीं, हम तो इनको दोबारा इलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 9 मई से सबका दिल दुखा, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की गई वो नहीं करना चाहिए था। जो लोग मुलविस हैं, आइन और कानून के मुताबिक आप उनको सजाएं दें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बाकी ये है कि मुफाहमत किस तरह होगी, किस तरह चीजों को आगे लेके चला जाएगा। देखिए, फैसला साजों ने बहुत फैसले किए, सियासतदानों ने भी किए, ब्यूरोक्रेट्स ने भी किए। अवाम को तो फैसला करने देना। आप अवाम का वोट जिधर पड़ा है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे जो है आप समझते हैं कि निजाम में बेहतरी आएगी? हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मेरे ख्याल में अब कलेक्टिव विजडम के ऊपर थोड़ा सा किया जाए एतमाद, और कलेक्टिव विजडम और जो अवामी शऊर या इज्तिमाई शऊर है उसके ऊपर इन्हिसार करें, जिस तरह हर जमहूरी मुआशरे में होता है। तो बाकी हल इन्हीं सियासी जमातों ने निकालना है, इन्हीं लोगों ने निकालना है। बेहतर होगा कि ये एक दूसरे के साथ बैठें। अगर पीएमएलएन मजबूत होगी, पीपल्स पार्टी मजबूत होगी, पीटीआई मजबूत होगी, तो अगर ये लोग ये समझेंगे कि जनाब दूसरे को कमजोर करके हम मजबूत नहीं, आप सब मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूरी निजाम मजबूत होगा। तो जमहूरियत को मजबूत करें, आइन को मजबूत करें। जहां पे कोई थोड़ा सा पीछे हटना है, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हों या कोई और मोअज़्ज़िज़ दोस्त हो, हर किसी को सोचना चाहिए। और क्योंकि जो बेग साहब ने भी बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुल्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने मुल्क को किधर आगे लेके जाना है। यहाँ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदारा मुल्क का सोचें। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आज अगर साद हफीक साहब के बयान को देखें, लगता है कि उनके सब्र का पैमाना भी बड़ा लबरेज नज़र आता है। वो कहते हैं कि जो हमको घर तक पहुंचाना चाहते हैं हम उनको भी घर तक पहुंचा सकते हैं। हमारे लीडर ने गालियों से बाज रहने का कहा है, हम इस किस्म की सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारा पीछा किया जाएगा तो हम भी पीछा करेंगे। साथ ही साथ ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहबा, मियाँ नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म न बन सके, लेकिन पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा, फैसला कुन सूबा, वहाँ मरीम नवाज़ आ गई। मरीम नवाज़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा पंजाब को संभालना? देखें जी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन नहीं सके या उन्होंने बनना पसंद नहीं फरमाया, तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। मेरा ख्याल ये चॉइस, जो मेरा अपना ख्याल है कि वो नवाज शरीफ साहब के पास होगी, और बल्कि बड़ी एक ख्वाहिश होगी जब ये इत्तेहाद बन रहा होगा कि उसमें नवाज शरीफ साहब लीड करते। लेकिन जिस तरीके से हालात हमारे जो है, या इलेक्शन हुए या इलेक्शन नताइज है, तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो सबसे जो वर्स्ट के सिनेरियो यही समझा है कि अगर हुकूमत के अंदर आते ही हैं तो फिर बादल नखास्ता तो फिर शहबाज शरीफ साहब लीड करें। अब शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ लीड कर रहे थे तो मरीम नवाज साहबा जो है बाय वर्च्यू ऑफ दैट वो पंजाब में आ गई। अब कामयाब हूँ या नाकाम, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे सिर्फ ये पता है
कि जो वफाकी हुकूमत होती है उसके अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन चाहिए होता है, जिसकी एक बड़ी अपनी फॉलोइंग हो बहुत बड़ी, और जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट मैनेजर, एक अच्छा एग्जीक्यूटिव चाहिए होता है। अब मरीम नवाज साहबा को यहाँ पे शायद थोड़ी सियासत भी अपनी रिवाइव रखनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिलावल के केस में जरदारी साहब ने के पास दूसरी दफ़ा चॉइस आई है, दूसरी दफ़ा भी उनको बिलावल को सूबाई लीडर नहीं बनने दिया, उन्होंने उनको वफाक में ही रखा है और वहाँ एज अपोजिशन लीडर सामने लेके आए हैं। अब चूँकि यहाँ की अपनी हुकूमत बन गई है तो मरीम नवाज साहबा या वहाँ पे ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर बन जाती, जहाँ पे उनको एक ऐसा ट्रेनिंग होती, उनकी अब तो जॉब ऑन जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग होनी है ना, और उनकी तो पहले की हुकूमती कोई ट्रेनिंग है नहीं, बल्कि फर्स्ट टाइम वो पार्लियामेंट में आ रही हैं। इसी तरीके से 1997 में 97 में शहबाज शीख साहब भी पहली दफ़ा आए थे, बेशुमार दफ़ा परवेज़ इलाही साहब भी पहली दफ़ा आए थे। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े, तो आप पहले से कुछ भी नहीं कह सकते। अंदाज़े लगाना यहाँ बैठ के कि ये नाकाम होगा ये कामयाब होगा बड़ा मुश्किल है। ये सामने आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि बड़ी उनके अंदर एक पता चला कि वो उनके अंदर एक जज्बा है या जोश है और वलवला है, और असम्बली के अंदर भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर उठाई एटलीस्ट उसके ऊपर दो राय आई। कुछ लोगों ने उसको, मुस्लिम लीग वालों ने कि कुछ का हौसला बुलंद हुआ, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, यानी कि एक इवेंट क्रिएट कर दिया। तो ये कोई पॉलिटिकल टच था जिसको मेरे नज़दीक, और आगे जब वो हल्फ उठाएंगी और कुछ अपने चीज़ें बताएंगी, और जैसे कि हर बंदा बताता है फिर उस पर कितना एक्सक्यूशन आप हो सकती है नहीं हो सकती। ये हुकूमतें इसमें मेरे नज़दीक, जैसे मेरे दो साथियों ने कहा है, मैं आखिरी कमेंट दे दूं, मेरे नज़दीक हुकूमतें इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की भी 16 महीने चल गई, तो क्या उन्होंने कर लिया और क्या नाम कमा लिया। और मैं ये जब से ये इलेक्शन हुए बार बार कह रहा हूँ कि हुजूर आप जो भी हुकूमत बनाएंगे वो 5 साल चल भी जाएगी, लेकिन वो 16 महीने वाली हुकूमत से, इमरान खान साहब की पौने 4 साल वाली हुकूमत से मुख्तलिफ नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त आपका बुरहान जो है वो सियासी बुरहान है। बाकी मुआशी, मुआशरती, सफारती उसकी कोख से जन्म ले रहे हैं आपके सियासी बुरहान से, और सियासी बुरहान जो है आपने 2014 से शुरू किया हुआ है, उसको आपने परवान चढ़ाया। मैन मेड बुरहान है, एस्टेब्लिशमेंट मेड बुरहान है, और उसको बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया है। अब वो कहते हैं तूने ये दर्द, ये तू ही दवा दे। अब एस्टेब्लिशमेंट ही इससे निकाल सकती है, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है बहुत ही संगीन बुरहान से दो चार है। मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुश आमदीद। मोहसिन बेग साहब, आपको क्या लगता है मरियम नवाज साहबा का इंतखाब एक दुरुस्त फैसला है? दूसरा, जो मैंने न्याय साहब से भी कहा था कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो भी थोड़ा सा जारहाना मूड के अंदर नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर गली कूचों में हमारा पीछा किया जाएगा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे, इससे तो लड़ाई मजीद बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो जैसे न्याजी साहब ने की है, मरियम बीबी बिल्कुल अब तो वो बस हल्फ लेने के करीब हैं। उन्हें नॉमिनेट किया गया है उनकी जमात की तरफ से। जब मियाँ साहब ने मेरे ख्याल में ख़ुद से इनकार किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता और शहबाज साहब को आगे किया, तो पंजाब में नेचुरली पंजाब मुस्लिम लीग नून का मेन गढ़ है, और इस दफ़ा इलेक्शन में जो भी हुआ उनकी जमात को पंजाब में जहाँ उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहाँ पे उनको शायद उनके बहुत से लोग हारे। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से मरियम साहिबा एक नून की क्राउड पुलर हैं, और वो स्पीच भी अच्छी कर लेती हैं, टू द पॉइंट्स वो गुफ्तगू भी कर लेती हैं। तो इस ओहदे पे एक्सपीरियंस होना, या आप उसे कहेंगे जी पहले से कोई नहीं चलाया, तो वो बहुत सी मिसालें हैं। आपका विजडम होना चाहिए, पॉलिटिशियंस का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता। आपके साथ बहुत से एडवाइज़र्स होते हैं जो टेक्निकल चीज़ों पे आपकी मुशावरत करते हैं, तो विजडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं जी कि इन्होंने जो भी जिस तरीके से
कंडक्ट किया है या जो भी अभी फॉर्मेशन बनेगी, मलिक साहब, कुछ लोगों को ये पता होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन स्मूथली, मतलब सारी पार्टियों ने इस पे एतराज़ किया इसके कंडक्ट पे। ये इलेक्शन तो आपको पता है दुनिया में जब से पाकिस्तान बना कभी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अगर किसी ने कुछ रिजल्ट निकालने थे तो कम से कम ऐसे निकाले जाते कि किसी एक पार्टी को तो कुछ सहूलत मिल जाती या किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती। तो मकसद ये है कि आने वाले दिनों में बड़ी बम्पी राइड है। नेचुरली जो बिहेवियर पंजाब असम्बली में अभी आप देख रहे हैं वही नेशनल असम्बली में भी होगा। तो बजाय इस हुल्लड़बाजी से और एक खप डालने के, एक वर्किंग रिलेशनशिप आवाम के लिए, वोट उनको भी पाकिस्तानियों ने दी है, इनको भी पाकिस्तानियों ने दिए हैं, बाहर से किसी ने नहीं आके दिए। तो मसाइल लोगों के सेम है, ऐसा नहीं है कि केपीके में मसाइल डिफरेंट है और पंजाब में डिफरेंट है। तो पूरे पाकिस्तान को इस पे जो भी इलेक्शन में हुआ है हमेशा ऐसे ही होता है। आई डोंट नो, किसी को ज़्यादा मिलती है और किसी को कम। मैं तो हैरान हूँ कि जो हमारे नकल मारने वाले हैं वो नकल भी असल से भी बुरी मार देते हैं। को नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ जो भी लोग हमारे कैरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया। तो मकसद ये है कि इससे आगे चलना चाहिए। आप बेशक परफॉर्मेंस अगर ना अच्छी हो किसी भी प्रोविंस की या फेडरल गवर्नमेंट की, तो हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। साल 2 साल बाद आप दोबारा मैंडेट लेने चले जाइए। तो इस वक्त जो क्राइसिस है आपके यहाँ वो सिर्फ बेसिकली मईशत का क्राइसिस है, और मईशत का क्राइसिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती साथ इनके, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का फिर बनेगा क्या? इन लोगों को आप कहाँ लेके जाएंगे? ये जो बेरोजगार हैं, जो बिल नहीं पे कर सकते और जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो ये तो एक केओस क्रिएट होगा सबके लिए। ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए होगा और दूसरे बच जाएंगे, सबके लिए। तो इस पे थोड़ा सा पॉलिटिशियनों को सोचना चाहिए। अतर काज़मी साहब, वर्किंग रिलेशनशिप बन पाएगा या हम देखेंगे कि फिर किसी मिड टर्म इंतखाबात की तरफ हम जा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वर्किंग रिलेशनशिप बन पाएगा, और उसकी बुनियादी वजह है मलिक साहब, वर्किंग रिलेशनशिप का आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि जो लोग शहबाज शरीफ साहब को वोट दे के वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेंगे कि हम इनकी काबीना में बैठ जाएं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, उनको ये काबिल कबूल है कि शहबाज शरीफ साहब और नून लीग के वोटों से हम अपने सदर बना लेंगे, हम अपना हर आईनी ओहदा ले लेंगे, हम तमाम मरात ले लेंगे, लेकिन हम वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। तो ये फिर हम ऑपोजिशन से क्या उम्मीद रख सकते हैं जब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बड़ा इत्तेहादी ये कह रहा है कि ये हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होगा। बाकी बात ये है कि मेरे ख्याल में जिन जमातों को अवाम ने इन इंतखाबात के अंदर मुस्तरद किया, उनके आने से इस्तेकाम कैसे आएगा? देखिए, ये वो जमातें जिनको कोई माने या ना माने, इनको मुस्तरद किया गया है, इनको मैंडेट नहीं मिला। बिलावल साहब लाहौर में खड़े होके बता रहे थे कि शेर खून चूसता है अवाम का। तो बिलावल को जो वोट पड़ा है वो शेर के लिए नहीं पड़ा। इसी तरह जो नून लीग को वोट पड़ा है वो बिलावल साहब के लिए नहीं पड़ा। लेकिन ये फिर इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इस्तेकाम आएगा। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि कोई मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाएगा, और ये इन सब को, चाहे वो तहरीके इंसाफ वाले हों या नून लीग वाले हों या दीगर मौजूद दोस्तों, किसी मिनिमम चीज है ना, मिनिमम एजेंडा है। हमारी बातें ना माने, आप मिनिमम जो पाकिस्तान और उसकी मईशत है, कम से कम उसके ऊपर कोई इत्तेफाक कर ले। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब और हफीजुल्लाह न्याई साहब थे। जी बेग साहब, मैं एक बात आपको बता दूं जी, ये खुशखबरी है हुकूमत की हद तक कि तहरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीके सब तीनों जो है बड़े ही अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। जिसको जो रोल दिया गया है वो आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल में तीनों ने अच्छे बच्चों की तरह बखूबी अदा करना है। आपने देखा कि किस तरीके से आराम से भले बारस में रात को जब हुकूमतें तय हुई हैं तो सुबह तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन रहनुमा भी नामजद कर दिए है, पंजाब के अंदर भी अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए है, और केपी में भी अपना जो वजीर आला नामजद कर दिया है। और इलेक्शन के बारे में उन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया कि सपोर्टाइज करेंगे। यहाँ पे मैं, अतर काज़मी साहब, मोहसिन बेग साहब, आप जो है सर खपाते रहेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे ये सारी पार्टियां तीनों की तीनों हिज मास्टर वॉइस, बिल्कुल रिग मास्टर की स्टिक के इशारे पे
आराम से ये तो अच्छी बात है जी। 4-5 ये तो अच्छी बात है जी। बाहमी रिलेशन किसी तरह खराब नहीं हो गए। चले, बहुत अच्छी शुक्रिया बात है। फिजुल्लाह न्याई साहब, मोहसन बेग साहब, अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:03 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।